नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज बात एक गंभीर मुद्दे पर, और ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रोफाइल भी होगी, लेकिन अब इन प्रोफाइल्स पर साइबर ठगों की नजर टिकी हुई है और वो हाई प्रोफाइल पर फर्जीवाड़ा करने से पहले बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ऐसे ही कुछ मामले सामने आए जिनमें बड़े बड़े नेताओं की प्रोफाइल्स के साथ छेड़खानी की गई। और ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब इन नेताओं की प्रोफाइल सेफ नहीं, तो फिर एक आम इंसान कैसे साइबर ठगों से खुद का बचाव करे। साइबर ठगों का जाल देश में इस कदर फैलता जा रहा है कि वो अब बड़े बड़े नेता अभिनेता की सोशल मीडिया प्रोफाइल को हथियार बना रहे हैं और उसके जरिए ठगी की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ये शातिर ठग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं और कई बार पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन साइबर ठगों पर कब लगाम लगेगी, कब तक ये लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करते रहेंगे। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अगर आपके पास भी छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नाम से कोई मैसेज आ रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। प्रदेश में इन दिनों साइबर ठगों ने सीएम साय के नाम से ठगने का जाल बुना है। ठगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं कि सूबे के मुखिया का भी फेक अकाउंट बना डाला। जी हाँ, ठग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे सीएम साय के नाम से फेक आईडी बनाकर अधिकारियों और लोगों को मैसेज भेजे, यहाँ तक कि अधिकारियों को निर्देश भी दे डाले। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मॉनिटरिंग सेल के द्वारा फर्जी आईडी जो जनरेट करते हैं, इन लोगों के ऊपर लगातार वॉच किया जा रहा है। इसी क्रम में ये देखा गया कि विशिष्ट व्यक्तियों का लगातार फेक आईडी क्रिएट हो रहा है, तो इसमें इनको टेक डाउन, ऐसी आईडीज को टेक डाउन भी कराया जा रहा है और उसके बाद इसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ में अपराध भी पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं जब इस तरह किसी बड़े नेता की फेक प्रोफाइल बनाई गई है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। पहली तस्वीर एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री के फेसबुक प्रोफाइल की है, जिसे फर्जी तरीके से बनाया गया है। आरोपी फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांग रहे थे। दूसरी तस्वीर, जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, इस आरोपी ने वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में राज्य साइबर पुलिस तथा साथ ही साथ मध्य प्रदेश जिले के समस्त थाने जो कि आपके गांव के आसपास हैं, उन सभी जगहों पे अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध हुआ है, चाहे वित्तीय हो चाहे वित्तीय चीज़ें ना हो, उसमें आप जा सकते हैं और उनके बारे में शिकायत कर सकते हैं। किसी को भी किसी थाने से दूर जाकर अपने बारे में, अपने अपराध के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने थाने पे जाएँ, आपको सोल्यूशन मिलेगा मध्य प्रदेश में। हैरानी की बात है कि जिन साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर ये दावा किया जाता है कि अब इनके साइबर जाल को सीमित किया जा रहा है, वहीं साइबर ठग अब बड़े बड़े नेताओं को भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको छत्तीसगढ़ से पिछले कुछ दिनों में सामने आए मामले बता देते हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तस्वीर जगदलपुर की है, जहां पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। और तीसरी तस्वीर सूरजपुर की है, यहां एक शिक्षक को साइबर ठगी ने अपना शिकार बनाया और एक ऐप के जरिए शिक्षक के अकाउंट से 1,47,000 रुपए उड़ा लिए गए। ये अलग अलग छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। अब इस पूरे मामले पर हमने साइबर एक्सपर्ट मोहित साहू से बातचीत की है, जिनका यह कहना है कि फर्जी प्रोफाइल की पहचान के लिए रिवर्स इमेज सर्च की मदद लें। सुनिए। इस तरह के जो भी फ्रॉड होते हैं जिसमें किसी की प्रोफाइल की हूबहू क्लोन बनाई जाती है या उनके वॉइस का क्लोन किया जाता है, इसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है साइबर वर्ल्ड में।
और आइडेंटिटी थेफ्ट में जिस बंदे की प्रोफाइल बनाई है उसको तो काम करना है कि वो रिपोर्ट करे, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल क्लोन किया किसी ने और वो आपके दोस्तों को मैसेज करता है, तो लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर आपको किसी से मैसेज आता है, अगर नॉर्मली बातचीत हो रही तो उस बातचीत में पैसे की अगर लेन देन जहाँ पे आती है वहाँ आपको सतर्क हो जाना है। दूसरा, जो बड़े लोगों की प्रोफाइल से जब आपको मैसेज आता है, तो जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं या सेलिब्रिटी है, अगर उनके प्रोफाइल से आता है तो आपको वहाँ खुश नहीं होना है कि आपको उसने मैसेज किया, बल्कि आपको फेसबुक प्रोफाइल पे या जो भी प्रोफाइल है उनकी ये चेक करना है कि वो ऑथेंटिक। तो अब आपको बताते हैं कि साइबर फ्रॉड को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। लूट होते कभी आपके साथ ऐसा हुआ या आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ? मेरे साथ तो हुआ नहीं है और जानने वाले के साथ नहीं हुआ है, लेकिन समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जरूर हमको मिला है। कैसे इसको रोकना चाहिए, क्या लगता है? वही जागरूक करके, सोशल मीडिया में भी उसके माध्यम से कर सकते हैं जागरूक। आपका नाम क्या है? जफीर अहमद। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे जी फेक प्रोफाइल बना करके तस्वीर करते हैं, क्या अभी आपके साथ हुआ, आपके किसी जानने वाले के साथ? हम लोग सब जानते हैं कि मतलब आदमी को, जो हमारे जो भी यूथ के लोग हैं उनको मतलब, और जो आगे भी जो लोग हैं उनको सब समझना चाहिए कि अगर कोई पैसा मांग रहा है तो सीधी सी बात है, फेंकी है वो। कोई भी चीज़ को बिना पैसे का होता नहीं है। अब वो क्या बोलते, ऐसे बहुत सारे फेक वो मतलब, कोई भी जैसे कोई किसी का भाई रहता है या कोई रहता है, अब वो बोलते हैं कि ये बंदा है, कहीं ना कहीं साजिश के साथ होता है सब चीज़। तो आदमी को सब चीज़ के पीछे जागरूक रहना चाहिए कि पैसा देने का मतलब ही नहीं है, चाहे वो ब्लैक मैसेज करे या जो भी करे, सीधा उनको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और मतलब ये सब चीज़ से बच के रहना चाहिए। आप चेक नाम क्या है? चेक बना के। नहीं, आपका नाम क्या है? सौरभ राय। ये जो फेक आईडी बनाते हैं ना सोशल मीडिया पे, हाँ, पैसे मांगते हैं, हाँ, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो या किसी जानने? हाँ, आती रहती है। मैं समझ जाता हूँ, कहे कि 2-3 दिन साथ आ जाता है मेरे पास कि अचानक इमरजेंसी आ गया, 1000 रुपये चाहिए, और रहते हैं अच्छे घर के। फिर मैं उनके रिलेटिव को, यानी पिताजी या माताजी को बता देता हूँ, अगर बेटे का ये हाल, ये हो गया है, अब चेक करा लो। अच्छा, फेक प्रोफाइल बना करके करते हैं? यानी नाम सेम रहता है, जो नीचे आईडी बनता है ना, वो फेसबुक लास्ट में आता है कुछ आईडी, उसमें नंबर शो करता है, उसमें नाम शो नहीं करेगा। तो अब आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बता देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में साइबर अपराध कितना बढ़ा, जरा वो आपको बताते हैं। साल 2019-20 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में साइबर अपराध की 4,407 शिकायतें दर्ज कराई गई। वहीं साल 2020-21 की बात की जाए तो कुल शिकायत 32,167 दर्ज कराई गई थी, और इसके साथ ही साल 2021-22 की बात करते हैं तो कुल मामले 38,910 दर्ज किए गए। वहीं बात करते हैं साल 2023-24 की, तो अप्रैल महीने तक की बात की जाए तो 3,15,112 मामले दर्ज किए गए हैं। और आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से साइबर ठग लोगों के बीच में अपनी ठगी का जाल फैला रहे हैं। अब हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी, अब मध्य प्रदेश में कैसे साइबर ठगी का ये जो जाल है वो काम कर रहा है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। प्रमोद हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, साइबर ठगी का जो जाल है वो आए दिन अपने नए तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाता है, कभी फेक प्रोफाइल्स के जरिए, कभी स्टॉक्स के जरिए, शेयर्स के जरिए। अभी जो मामले लगातार निकल के सामने आए हैं और उनमें बढ़ोतरी हो रही है, इनकी लगाम, इनकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे तो ज्यादातर जो साइबर ठग हैं वो उन बड़े चेहरों को के नाम पर ठगी कर रहे हैं। जैसे कल आप देखेंगे तो राकेश सिंह ने खुद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की और एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें एक व्यक्ति ने उनकी फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना ली और लोगों से वो पैसे मांग रहा था। दरअसल ये मॉडस ऑपरेंडी जो ठग हैं वो इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि राकेश सिंह एक बड़ा नाम है, इनके नाम पर किसी से यदि पैसे मांगेंगे तो कुछ लोग भोले भाले प्रलोभन में आ जाते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, और पैसे दे देते हैं। और हैरत की बात तो ये कि जब मैं साइबर पुलिस के बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहा था तो बहुत कम संख्या में ऐसे मामले सामने आते हैं जब ऐसे सोशल मीडिया के जरिए जो साइबर ठग है
वो पकड़ना उन्हें मुश्किल है और कम ही तादाद में पकड़े जाते हैं। या किसी को आप एन कैन प्रकार फोन लगाएंगे फर्जी IAS IPS बनकर या जांच एजेंसी बनकर, चमकाएंगे धमकाएंगे और ठगी का शिकार बना लेंगे। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो आए दिन सामने आ रहे हैं और चिंता बढ़ रही है। देखिए छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो वहां भी बड़े चेहरे के नाम पर जिस तरीके से प्रोफाइल बनाई गई, और मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि रामनिवास रावत को जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए फोन कॉल करके पैसे मांगे गए। तो देश में, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह इस तरीके से साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंताजनक है और हैरत वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और ये बाहर से बैठ के लोग कॉल करते हैं और साइबर ठगी के लोग इस तरीके से शिकार हो रहे हैं और पुलिस बहुत कम तादाद में पकड़ पाती है। बिल्कुल, तो साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार उसमें इजाफा भी देखने को मिल रहा है। एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। रूपेश, इतने बड़े लेवल पर साइबर ठगी की आखिरकार मुख्यमंत्री की फेक प्रोफाइल बना दी जाती है और उसके बाद अधिकारियों को मैसेज कर दिए जाते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि कई सारे भोले भाले लोग हैं। देखिए मैं इसमें अपडेट कर दूं आपको कि फिलहाल जिस आरोपी को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही थी, आरोपी नहीं था, संदिग्ध था, लेकिन उससे कोई क्लू नहीं मिला और उसके बाद जो पुलिस है वो पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है कि किसी तरह से आरोपी के पास पहुंचा जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये जो आरोपी था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फेक प्रोफाइल जिसने बनाई थी, वो पैसे की डिमांड नहीं कर रहा था बल्कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा था अधिकारियों को और व्यापारियों को, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और कहीं ना कहीं एक साजिश भी हो सकती है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इसके जरिए विष्णुदेव साय की छवि को कहीं धूमिल करने की कोशिश तो नहीं की गई, इसकी भी जांच फिलहाल चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि कई अधिकारियों के फेक प्रोफाइल पहले भी बने हैं और उनके जरिए पैसे की डिमांड की गई है, पैसे मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है और लगातार इस पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है कि एक फेक प्रोफाइल अगर आपकी बनी हुई है तो आप फेक प्रोफाइल को लेकर के बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे या किसी को जानकारी दे देंगे, लेकिन रिपोर्ट करने दर्ज नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है अगर बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य लोग चूंकि इस ठगी के शिकार होते हैं, उनके रिश्तेदारों को टारगेट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके दोस्तों को टारगेट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उसका जिसके फेक प्रोफाइल बनाई गई है वो कोई नुकसान नहीं झेलता है, तो उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा उसके जरिए वो जाकर के किसी किस्म की शिकायत नहीं करता। और ये सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह का जो धंधा है, इस तरह का जो गोरख धंधा है वो बेरोक टोक जारी है और तमाम लोग स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसके तार जुड़े हुए हैं। एक नए किस्म की ठगी है जो डेवलप हुई है और इसके जरिए पूरे दुनिया में ठगी की जा रही है। जरूरत इस बात की भी है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी फिक्स होनी चाहिए कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रोफाइल बना सकता है, फेक प्रोफाइल बना सकता है, जितनी चाहे उतनी प्रोफाइल बना सकता है। अब जबकि किसी भी व्यक्ति का जो कि सोशल मीडिया यूज करता है वो दिन के 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे अपने सोशल मीडिया पर बिताता है, एक भारतीय का औसत है। तो ऐसी स्थिति में जिंदगी को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित कर रही है सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया के जरिए जो ठगी हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि समाज में अवेयरनेस तो होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सोशल मीडिया के मालिक हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित किया भी जा सकेगा। हमारे साथ योगेश पंडित जी जुड़ गए हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है योगेश पंडित जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। योगेश पंडित जी, जिस तरह से अभी हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर किसी की होनी चाहिए, जिसकी फेक प्रोफाइल बन रही है उसकी भी होनी चाहिए, और जिस ऐप पर, जिस एप्लीकेशन पर वो फेक प्रोफाइल बनाई जा रही है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आम व्यक्ति को इस तरह से प्रभाव डाला जाता है और उसको ठगी का शिकार बनाया जाता है तो कैसे वो खुद को बचा पाएगा? योगेश पंडित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
ठीक है, तो योगेश पंडित जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन से ठोस कदम है जिन्हें उठाने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं प्रमोद का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, जिस तरह से इजाफे लगातार साइबर ठगी के मामलों में देखने को मिल रहे हैं और रिपोर्ट्स जिस तरह से दर्ज कराई जाती हैं, क्या उसी लेवल पर कहीं ना कहीं सोल्यूशन देखने को मिलता है? क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाती है? देखिए, जिस पैमाने पर जिस संख्या में एफआईआर दर्ज की जाती है साइबर ठगी की, वो 100% तो नहीं पकड़े जाते। और ये जो मैं कह रहा हूं यही पुलिस कहेगी, 19-20 का कुछ फेयर होगा। हैरत वाली बात तो ये है कि जो साइबर ठग होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये या तो देश से बाहर बैठे होते हैं और ये कहीं से भी बैठकर और अपना ठगी का खेल खेलते रहते हैं। कई बार चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। आपको बातों के फेर में ऐसे फंसा लेंगे, ये सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल खंगाल कर आपके किसी साथी को ये चंगुल में फंसाएंगे और पैसे ले लेंगे। जो इस वक्त जी मीडिया को वॉच कर रहे हैं, उनके काम की खबर यह है कि किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर कोई अपना परिचित आपको मैसेज कर रहा है तो उसके मैसेज के बिहाफ पर उस संदेश का पालन कतई ना करें। एक बार उसको फोन कॉल घुमा लें, फोन नहीं लग रहा है तो भी सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म के या तो लिंक के जरिए या मैसेज का पालन कतई ना करें, नहीं तो और ठगी का शिकार हो जाएंगे। कोई आपको ये चमका रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि आपके परिजन को पकड़ लिया है, वो फर्जी सीबीआई, ईडी या फिर दूसरी बड़ी जांच एजेंसी या पुलिसकर्मी का दम दिखा रहा है, रौब दिखा रहा है, तो बिल्कुल मत डरिए, सीधे पुलिस थाने में जाइए। और ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद, योगेश पंडित जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश पंडित जी, जो एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं आपको ठगी का शिकार बना रही हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जहां से ये डेटा शेयर हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं जानकारी निकल के सामने आनी चाहिए। आखिरकार कैसे एक आम व्यक्ति अपने आप को साइबर ठगी से बचा पाएगा? योगेश पंडित जी, ठीक है, तो योगेश पंडित जी को शायद तक अभी फिर आवाज नहीं पहुंच पा रही है। योगेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। योगेश पंडित जी, मेरा सवाल यही रहेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? और कैसे एक आम व्यक्ति का डेटा शेयर हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए और कैसे एक आम व्यक्ति को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाया जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सोशल मीडिया कंपनी, जिन लोग को हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी, इन लोग का नाम ऑलरेडी रखा गया है आईटी रूल्स में, और ये 2023 में जो रूल्स बनाए गए थे इसमें इन लोग के ऊपर जवाबदारी और इनसे इनकी पूरी प्रक्रिया, किस तरह से इनसे जानकारी ली जाएगी, ये सब कुछ निर्धारित है। भारत शासन ने जो आईटी रूल्स बनाए हैं उसमें इनको 3 अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था। इनको 3 महीने की टाइमलाइन दी गई थी, जिसके बाद इनसे ऐसे 3 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इनको अपॉइंट करने के लिए इनको मैंडेटरी किया गया इनके लिए, है ना। पहला हो गया भाई आपका नोडल अधिकारी, जो कि जब भी लॉ एनफोर्समेंट, कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इनसे जानकारी की मांग करती है, जैसे कि आईपी एड्रेस, ये प्रोफाइल कहाँ बनाई गई है, कहाँ से ऑपरेट हो रही है, क्या ईमेल आईडी उससे एसोसिएटेड है, इनफैक्ट कौन से मोबाइल तक भी वो चल रही है, ये सारे फुटप्रिंट्स वो वहाँ से उस इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं। दूसरा होता है ग्रीवियंस अधिकारी। ग्रीवियंस अधिकारी, क्योंकि हर मैटर साइबर क्राइम का नहीं, कुछ एक्सीडेंटल भी हो जाता है, किसी से कोई पेमेंट कर रहा था, उससे 1000 रुपए की जगह 0 गलती से ऐड हो गया तो 10,000 चले गए, तो ये जो मैटर है ये साइबर क्राइम के नहीं होते, ये ग्रीवियंस के होते हैं। इसके लिए रेसिडेंट ग्रीवियंस अधिकारी भी बनाया गया है, ठीक है। तो एक और अधिकारी है, वो भी लीगल ऑफिसर ही होता है, जिसका दायित्व होता है आईटी रूल्स और आईटी एक्ट का पालन करना, ठीक है। ये सारे कंप्लायंस को फॉलो करता है। तो ये तीनों जो अधिकारी हैं, ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज, जिनको हम लोग इंटरमीडिएटरीज भी बोलते हैं, इनके लिए बनाना बाध्यकारी है। दूसरी बात, ये भी इनके लिए मैंडेटरी है कि आप फर्स्ट ओरिजिनेटर की पहचान करेंगे। पहले ये सारी कंपनीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लेते थे और जो कहीं से कोई चीज अपलोड की गई है उसकी फुटप्रिंट नहीं देते थे। अब ये जानकारी इनको बताना इनके लिए बाध्यकारी है। नहीं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी हमारे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जो सेक्शन 79 है उसका इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आईटी एक्ट का रूल नंबर 7 ये कहता है कि आपको प्रोटेक्शन
नहीं मिलेगा सेक्शन 79 का, अगर आपने हमें जानकारी नहीं दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये साइबर क्राइम के एक्विटल में बहुत बड़ा चेंज डालेगा। साइबर क्राइम में सजा बहुत ज्यादा अब आप होते हुए देखेंगे। ठीक है, बस एक छोटा सा एक और रिएक्शन चाहिए आपसे, क्योंकि ये जो साइबर क्राइम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का जो डेटा शेयर होता है बड़े पैमाने पर, उस वजह से होता है। आखिरकार लोगों का इतना इजीली डेटा अवेलेबल हो कैसे पा रहा है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि डेटा लोगों का कैसे ब्रीच हो जाता है। आज की डेट में जितनी इंपॉर्टेंस रुपए पैसे की है, फाइनेंसेस की है, उससे ज्यादा कीमत डेटा रखता है। इसीलिए डेटा सिक्योरिटी एक बड़ा विषय है। डेटा, आपका और हमारा डेटा, ये सिर्फ डेटा बन के नहीं रह जाता, ये बड़े पैमाने पे कंपनीज द्वारा, बहुत सारी कंपनीज में, इसके आगे नाम नहीं लगाऊंगा कौन सी कंपनीज, चाहे वो मीडिया कंपनीज हैं या फिर सोशल मीडिया कंपनीज हैं या टेलकोज हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर को किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, या एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, ये सब आपका और हमारा डेटा इकट्ठा करती हैं। किस नाम से करती हैं इकट्ठा, किस कारण करती हैं, मैं बता देता हूं आपको, ताकि वो आपके इंटरनेट उपयोग करने के अनुभव को और बेहतर बना पाए। इसके माध्यम से वो आपका डेटा इकट्ठा करते हैं कि आपने इंटरनेट पे क्या सर्च किया, आप क्या चाहते हो, आप क्या किताब पढ़ना चाहते हो, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट्स केटर किए जाते हैं। बट कई स्तर पर यह देखा जाता है कि ये जो बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा होता है, और जब ये कोई हैकर्स या कोई हैकिंग ग्रुप या किसी खामी, जिसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, उसके माध्यम से अगर ये नेटवर्क ब्रीच होता है, तो करोड़ों या इनफैक्ट बिलियंस में ये डेटा ब्रीच होते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जब डेटा ब्रीच होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों का जिनका पासवर्ड बहुत सरल है, 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, या मोबाइल नंबर पासवर्ड चल रहा है, या बहुत सिंपल पासवर्ड्स हैं, वो जल्दी शिकार होते हैं ऐसे ऑफेंसेस के। तो मेन बात क्या निकल के आई कि साइबर सुरक्षा गवर्नमेंट के दायित्व से हटकर हमारा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हम खुद जब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इसके यूजेज को हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स को जान करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप उसका शिकार इतना आसानी से ना बन पाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रमोद आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, रुपेश आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।